बड़ी बहस का समय शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। ठंड बढ़ने के साथ ही जहरीली हवा दम घोटू होती जा रही है। यूं तो हवा जहरीली होने की कई वजह हैं, लेकिन पराली एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर राज्य सरकारें, खासकर हरियाणा और पंजाब, बेहतर प्रबंधन के दावे करती हैं, लेकिन सरकार के लाख दावों के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। शायद यही वजह है दिल्ली सरकार हर साल दिल्ली में प्रदूषण के लिए पराली को ही जिम्मेदार ठहराती है। हालांकि सरकार की ओर से सख्ती और जागरूकता दोनों ही जारी हैं। कई जिलों में पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जागरूकता के लिए पंचायत स्तर पर कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। और तो और सरकार की ओर से प्रति एकड़ 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अन्नदाता पराली जलाने पर मजबूर क्यों हैं। खास मेहमानों के साथ हम चर्चा आज की बड़ी बहस में करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। फतेहाबाद जिले में पराली जलाने के मामले में 21 किसानों पर केस दर्ज किया गया है। तो दूसरी तस्वीर नारनौद की है, जहां पराली जलाने की शिकायत पर पटवारी और पंचायत सचिव को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं फतेहाबाद में, जहां 21 किसानों पर एफआईआर हुई है। पराली जलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं नारनौद में पटवारी और सचिव को इस मुद्दे पर किसानों ने बंधक बना लिया। पराली का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। जब भी अक्टूबर आता है तो पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं और तमाम दावों और वादों के बावजूद किसान पराली जलाने को मजबूर होता है। तो सवाल यही है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। अन्नदाता को इस समस्या से समाधान कैसे मिलेगी और अन्नदाता को क्या गिरफ्तार करना इस समस्या का हल है। बड़ी बहस में इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सरकार का दावा है कि वो प्रोत्साहन राशि दे रही है, लेकिन सवाल ज्यों का त्यों है कि प्रोत्साहन राशि अगर मिल रही है तो ये पराली क्यों जलाई जा रही है। पराली को लेकर सख्ती और नाराजगी दोनों ही तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि पराली प्रबंधन को लेकर सरकार ने क्या इंतजाम किया है। पराली में आग लगाने को लेकर जहां सरकार और प्रशासन अलर्ट है, तो वहीं इसके प्रबंधन को लेकर सरकार रहे हैं और धान की फसल के अवशेष न जलाने बारे में सरकार ने इंसेंटिव जारी किया है। उसमें 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से है और किसान भाई जो गांठें बनाएंगे वो गांठें या तो गौशाला में दे देंगे, तो गौशाला में उसकी स्लिप कट जाएगी, पर्ची कट जाएगी। और अगर किसान भाई जो आइडेंटिफाई लैंड की हुई है पंचायत में, पंचायत पे भी दे सकते हैं, तो ग्राम पंचायत उसको सर्टिफिकेट जारी कर देगी कि किसान ने इतनी एकड़ की पराली यहाँ रखी है। सरकार पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दिशा में कदम उठा रही है, तो वहीं किसानों को पराली को लेकर कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रबंधन की दिशा में नई पहल भी की जा रही है। हालांकि ये बात अलग है कि फिर भी कई ऐसे किसान हैं जो पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे किसानों पर प्रशासन की ओर से सख्ती भी दिखाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
प्रोत्साहन के बाद क्यों जल रही है पराली? आज की बड़ी बहस में हमारा ये बड़ा सवाल होगा कि प्रोत्साहन के बाद भी आखिरकार क्यों अन्नदाता पराली जलाने को मजबूर है, और अन्नदाता की समस्या का समाधान कैसे होगा, जबकि सरकार दावे तो बहुत कर रही है कि उसने कई इंतजाम अन्नदाता के लिए किए हैं, लेकिन पराली उसके बाद भी जल रही है। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी बहस में हमारे साथ प्रवीण अत्रे होंगे बीजेपी की तरफ से, वहीं कांग्रेस की तरफ से आनंद बयानी जी होंगे, इनेलो की तरफ से अमनदीप केसरी जी हमारे साथ इस बड़ी बहस में होंगे, और एक गौर साहब जो पर्यावरणविद हैं वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ गए हैं। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अत्रे साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों को सजा नहीं समाधान होना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार लगातार किसानों पर एफआईआर कर रही है। 2 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मुझे लगता है कि उसके बारे में भी हमें कहना चाहिए था। बिल्कुल, मैं 2019 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2 अगस्त 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई बात का जिक्र कर रहा हूं जी। पहले तो एक बात समझिएगा, ये जो हमारे सबको समझना जरूरी है कि किसी भी तरह की कार्रवाई वो प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। उद्देश्य केवल एक है कि पर्यावरण को बचाया जाए, जमीन की उर्वरक क्षमता को बचाया जाए, किसान को होने वाले नुकसान से उसको बचाया जाए। क्योंकि पराली जलाने से हम सभी जानते हैं कि जमीन की उर्वरक क्षमता के ऊपर असर पड़ता है, इस वजह से ज्यादा खाद डालनी पड़ती है, उससे किसान का खर्चा भी बढ़ता है और उत्पादन भी कम होता है। तो कई एंगल्स हैं इसके, लेकिन ये कोई आज की समस्या नहीं है यतेंद्र। हम ये बात बेहतर जानते हैं, समस्या पुरानी है। समस्या तब शुरू हुई जब कृषि के अंदर मशीनीकरण आना शुरू हुआ, तब से ये समस्या हमारे सामने आने लगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस समस्या को देखते हुए किसानों से लगातार इस पे चर्चा की। किसानों ने अपने अपने कारण भी बताए। देखिए, एक कारण तो ये था कि पराली का प्रबंधन जो है वो किसान को महंगा पड़ता है। जो सबसे बड़ी बात सामने आई, सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के नाम से एक योजना लेके आई और उसके अंदर इस समस्या को देखते हुए किसान को किसी तरह से प्रोत्साहन राशि दी जाए, जिससे कि किसान का जो खर्च वाला जो एंगल है वो कम हो जाए। उसके बाद एक समस्या समझ में आई कि साहब समय का बड़ा अभाव रहता है, क्योंकि जैसे ही धान कटता है उसके बाद गेहूं के लिए खेत तैयार करना होता है और बीच में जो समय है वो बहुत थोड़ा होता है। इस वजह से मजबूरीवश किसान को ये कदम उठाना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने अवशेष प्रबंधन योजना के अंदर किसान को मशीनें प्रोवाइड करवाई जाए, छोटे किसान को, मार्जिनल फार्मर को निःशुल्क मशीन प्रोवाइड करवाई जाए और किसानों को सब्सिडीज देके 50% से लेके 80% तक सब्सिडी दी जाए, जिससे कि वो जो समय के अभाव की वजह से किसान को कदम उठाना पड़ता है, कम से कम उससे किसान को निजात मिले। मशीन के जरिए किसान जो है पराली प्रबंधन बेहतर कर सके। उसके बाद सवाल ये आया कि पराली जो है इसका किया क्या जाए। तब सरकार ने बाकायदा कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दी कि पराली का उपयोग जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स के अंदर हो सके। उसके लिए फिर किसान के लिए एक योजना लेके आए कि 1000 रुपए प्रति एकड़ जो है किसान को मिलेगा। किसान अपनी पराली के गट्ठे बना के अगर पंचायत भवन में भी जमा करवा देगा तो वो अपना ये प्रोत्साहन राशि ले पाएगा। सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिशें हुई किसान की समस्या को देखते हुए कि उन समस्याओं का निवारण किया जाए, जिससे किसान को ये कदम ना उठाना पड़े, और लगातार सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। अत्रे साहब, मेरा सीधा सा सवाल था कि 2019 में कोर्ट ने कहा था कि किसानों को सजा मत दें, एफआईआर ना हो, उसका समाधान हो। अगस्त की जो आप बात कर रहे हो, क्या उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि किसानों के खिलाफ सजा या उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? बताइए मुझे। मैं वही बता रहा हूं, आपने इतने सारे इंतजाम तो गिना दिए, लेकिन पराली की तस्वीरें अभी भी सामने आ रही हैं। नहीं, देखिए, अब आपने दो अलग अलग सवाल किए हैं। पहला सवाल तो आपने ये किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2020 को क्या कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार से हलफनामा लेने के बाद, वास्तु स्थिति के ऊपर जानकारी लेने के बाद ये कहा कि इन प्रबंधन के बावजूद अगर किसान ये कदम उठाता है तो सरकार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, नंबर 1। नंबर 2, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डायरेक्शन देता है कि आपका दायित्व है कि आप पर्यावरण की रक्षा करें और अगर पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, नंबर 2। नंबर 3,
भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने किसान की समस्या को समझते हुए किसान की उन समस्याओं का इस योजना के तहत उनका निवारण किया है कि किसान को ये कदम ना उठाना पड़े। मैंने शुरुआत में ही कहा था, इसको प्रताड़ित करना ना माना जाए, माना ये जाए कि किसान को जो समस्याएं हैं हमने उनको दूर करने की कोशिश की और पर्यावरण भी बचे, किसान की जमीन की उर्वरक क्षमता भी ठीक है। आनंद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार किसानों की समस्या को दूर कर पाई है? क्योंकि पराली तो अभी भी जल रही है। अत्रे साहब ने तो बड़े बड़े दावे कर दिए। शर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है, इतने लंबे चौड़े अत्रे साहब ने भाषण दिया, इतना समय आपने दिया, सरकार ने अभी तक किया क्या है जी? प्रैक्टिकल क्या किया ये बताइए। कितने लोगों को हजार रुपए पराली के प्रति बोनस दिया? पिछले साल भी ये बात थी, इस साल भी यही बात है, कितने लोगों को दिया? दूसरी बात, सुपर सीडर जो मशीन आम किसान नहीं खरीद सकता, उसके लिए बड़ा ट्रैक्टर भी, एक 500 ट्रैक्टर चाहिए, आम छोटा किसान तो उसको खरीद नहीं सकता। कहां है वो सुपर सीडर मशीन? अभी तक कितने किसानों को इन्होंने उपलब्ध कराई? बेलर मशीन की बात करें, ना ही बेलर मशीन इन्होंने उपलब्ध कराई। इस समय तो कंबाइनों का भी टोटा है, क्योंकि अब काटने वाले तो जो यूपी के अंदर चले गए, वापस चले गए, ये कोरोना काल के अंदर जो एम्प्लॉई थे वो चले गए वापस। आज जो स्थिति किसानों की है, ना ही तो वो अपने हाथ से काट रहे और ना ही उनको मशीनें प्रोवाइड करा रही। केवल भाषण से पेट नहीं भरता। आज स्थिति किसान की यह है, एक किसान पूरे देश के लोगों का पेट भरता है, और आज किसान के ऊपर जिस प्रकार से एफआई लॉन्च की जा रही है, इसका मतलब तो यह है कि वो स्वच्छ वायु का भी उपज पैदा करे। इसका मतलब तो ये हो गया, भाजपा सरकार जिस प्रकार से किसानों को उजाड़ने में लगी है, छोटे किसान तो इस तरीके से बिल्कुल उजड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पहले तो ये 3 अध्यादेश ले आए, अब ये पराली की एफआई के अंदर पड़ गए। अब जिस प्रकार से किसान क्या करे, अभी फसल कटी और दोबारा फिर कनक की बिजाई कर दिया है। सरकार उनको क्या दे रही है? सरकार की तो कोई सुविधा है ही नहीं इस टाइम। केवल भाषण से बात नहीं बनती, किसानों को चाहिए सुविधा। आप किसानों को सुपर सीडर मशीन प्रोवाइड कराते, आप बेलर मशीन प्रोवाइड कराते, सुपर सीडर मशीन प्रोवाइड कराते, आप बेलर मशीन प्रोवाइड कराते, आप कंबाइने उपलब्ध कराते, तब हम मानते हैं कि सरकार कुछ कर रही है। सरकार केवल बातें कर रही है, ये निकम्मी सरकार, ये फेल सरकार है, केवल बातों के अलावा कुछ नहीं कर सकती। और पूरे देश के अंदर भी, खाली मैं हरियाणा की बात नहीं करता, ये छोटे किसानों को तो खत्म ही करना चाहती है, पूंजीपतियों के हाथ में सारा कंट्रोल देना चाहती है, उसी एक्शन में लगी हुई है। और केजरी साहब, लेकिन सरकार की तरफ से दावा ये भी, और अत्रे साहब भी बता रहे थे कि 1000 रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है, मशीनें दी जा रही है, लेकिन पराली फिर भी जल रही है। तो क्या किसान मान लिया जाए कि किसान सच में जिम्मेदार है? पराली से ठीक है, मैं आऊंगा वैनी साहब आपके पास। केजरी साहब, किसानों को सुविधा दे, तब कोई किसानों को राहत मिले। मैं यतीन्द्र का जवाब देना चाहूंगा। मैं आऊंगा अत्रे साहब आपके पास, जवाब लूंगा। पहले अभी केजरी जी को। जी 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 जी। जब निर्णय लेने वाली जगहों पर जनता उन आदमियों को बिठा देती है जिनको खेती के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं, तो ये दशा होनी किसान की स्वाभाविक है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हरियाणा की जनता ने लिया और वो आज इसको भुगत भी रही है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और जो हालत किसानों की है वो आपसे छुपी नहीं है, बिल्कुल आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले, अब ये बड़ी अत्रे जी बता रहे थे, 3 दिन पहले इसको सुप्रीम कोर्ट ने एनसीसी के बच्चों की ये ड्यूटी लगाई कि आप जाकर के प्रदेश सरकार इनको मुहैया कराएगी साधन, आप जाकर के देखिए कि कहां पर आग लग रही है पराली के अंदर और वो हमें नोटिफाई करें। उसके अंदर हरियाणा प्रदेश के जो प्रधान सचिव है उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ी अच्छी फटकार लगाई कि आप अपना काम तो ढंग से नहीं कर सकते और हमें सिखा रहे हैं। प्रधान सचिव का कहना था, हरियाणा सरकार का कहना था कि भाई ये तो एनसीसी कैडेट के बच्चे हैं, ये नहीं देख पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बड़ी तल्ख टिप्पणी भी की कि भैया ये आपसे ज्यादा समझदार है, उनको केवल यही नोटिफाई करना है कि पराली में आग कहां पे लगाई है। अगर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल, मैं फिर से बता दूं कि 100 रुपए प्रति क्विंटल का एक नोटिफिकेशन आदेश जारी किया, आदेश नहीं इसको कहेंगे, एक सरकार को एक दिशा निर्देश था कि आप 100 रुपए प्रति क्विंटल कम से कम किसान को प्रोत्साहन दें। उसका मतलब वो कम से कम था, यानी कि 2500 से 3000 रुपए प्रति एकड़ उसको मिला। लेकिन प्रदेश सरकार कह रही है कि 1000 हमने दिया। तो अत्रे जी, हर रोज आपके सामने लंबे लंबे आंकड़े पड़ते हैं, लेकिन आज मैं दावे से कहूंगा कि अत्रे साहब के पास एक भी आंकड़ा नहीं होगा किस किसान के खाते में 1000 रुपए प्रति एकड़ डाला। मैं जवाब देना चाहूंगा इनका। और ये अगर किसान के खाते में डाला होता, उसको सुविधाएं मुहैया कराई होती, तो ये हालत नहीं होती। देखिए, ये स्वाभाविक है उस सरकार की तरफ से
जो सरकार किसानों को धान ही नहीं लगाना चाहती। आप देख रहे हैं कि धान लगाने वालों किसानों को कितना ज्यादा सरकार परेशान करेगी। देखिए, इनकी तरफ से बिल्कुल स्वाभाविक है, ये बिल्कुल परेशान करेंगे, किसानों को तंग भी करेंगे, उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे। अगर ये प्रोत्साहन देंगे तो किसान धान न लगाना शुरू कर देगा। ये बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं देंगे, उनके ऊपर केस बनवाएंगे। यही इनकी मंशा है। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है गौड़ साहब, क्या केवल किसानों को ही जिम्मेदार मान लेना चाहिए ये प्रदूषण का? क्या और कोई कारण नहीं है? और क्या राज्य सरकार है इसमें सच में गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है आपको? नमस्कार शर्मा जी, मैं बड़े इंटरेस्ट से सब राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता है उनकी बात सुन रहा था और मुझे ऐसा लग रहा कि हरियाणा से बीजेपी सरकार चली जाए, दिल्ली से आप सरकार चली जाए, पंजाब से कांग्रेस सरकार चली जाए तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जहां आपने जो टॉपिक लिया प्रोत्साहन के बाद पराली, मैं उसके ऊपर आना चाहता हूँ। जब हमारी सरकारें कुछ निर्णय लेती हैं जी, तो वो निर्णय किसान के बारे में वो अच्छी मंशा से लेती, मैं नहीं कह रहा कि गलत मंशा से लेती हैं, लेकिन वो निर्णय लेने से पहले जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं उस फील्ड के, उनसे विचार विमर्श डिटेल में करके लेना चाहिए। जो मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं पराली का प्रोत्साहन वाली बात। पहला निर्णय सरकार ने आज से 4 साल पहले लिया था हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, वेस्टर्न यूपी के अंदर, कि क्योंकि हमारा जल स्तर हर साल जो है 4 से 5 फुट नीचे चला जाता है, तो धान की बुआई जो है वो ऐसे करें कि जब बरसात आ जाए ताकि पानी। निर्णय बड़ा सही है, इसमें कोई ऑन दी फेस वैल्यू, इसके रिपरकशन जो इसके परिणाम आने थे वो नहीं देखे सरकार ने, किसी भी सरकार ने आज भी नहीं देखे। अब होता क्या सर, फर्क क्या हुआ इससे? एक तो ये हुआ कि कुछ किसान पहले मई में लगाते थे, कुछ जून में लगाते थे, कुछ जुलाई में लगाते थे, और इसी तरीके से कटाई होती थी, कुछ सितंबर में, कुछ अक्टूबर में, कुछ नवंबर में। सरकार ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया कि जुलाई से पहले जो लगाएगा जुर्माना करेंगे। और वो सारे जुलाई में लगाते हैं और जल्दी वाली फसल लगाते हैं, सारे नवंबर में, अक्टूबर में बन जाती है, उनको काटनी पड़ती है। 15 दिन का समय है, उसी के अंदर उनको खेत तैयार करके और वो बनाना पड़ता है जी, गेहूं के लिए तैयारी, दूसरी फसल की तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, उनको ये सबसे आसान तरीका लगता है। हालांकि इसमें किसान जानता है कि उसका नुकसान है, उसके बाद भी ये सरकार की पॉलिसी है। अगर ये पहले सोचा जाता कि इसमें ये भी होगा। दूसरी मैं बात बताता हूँ आपको, जो धान जिसको बोलते हैं 2 किस्म का होता है सर, एक बासमती है और एक है जिसको हम परमल बोलते हैं। परमल बोलते हैं जी। परमल के अंदर ज्यादा पानी की आवश्यकता है, 22% फर्क होता है बासमती में और परमल में। लेकिन किसान बासमती नहीं लगाता, परमल लगाता है, क्योंकि परमल का MSP है, बासमती का नहीं है। बासमती खरीदने को सरकार कोई भी बाध्य नहीं है, वो ज्यादा लगाएगा, रेट कम हो जाएंगे, उसको नुकसान होगा। ये चीज नहीं सोची गई सर। इस चीजों को ध्यान में रखते अगर सोचते, जैसे कि अभी उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब ने जिनसा साहब जो किसान से फर्क रखते हैं, किसान को पता होगा कि PR 128 और 129 2 किस्में उन्होंने और पूसा ने निकाली थी। ये परमल है, लेकिन इसमें पानी थोड़ा 18-20% कम लगता है। उसके ऊपर टोटल अवेयरनेस वगैरह। अब जैसे मैंने पिछली बात करी थी सुपर सीडर की, सुपर सीडर एक ही कंपनी यहाँ बना रही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो होता है, उनको हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर चाहिए। ट्रैक्टर की काफी बड़ी कॉस्ट आती है, अगर वो हो जाए तो बड़ा अच्छा है। वो हो सकता है कोऑपरेटिव तरीके, सरकार प्रोत्साहित एक गांव के 10, 15, 20 किसान इकट्ठे होकर के एक कोऑपरेटिव टाइप बना करके ले सकते हैं, लेकिन सरकार को उसमें सब्सिडी देनी पड़ेगी। ठीक है, जरूरी है वो। ठीक है गौड़ साहब, मैं आऊंगा आपके पास। अत्रे साहब, आपने गौड़ साहब की भी बात सुनी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रावधान होने चाहिए, जो इंतजाम होने चाहिए, वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, गौड़ साहब ने ऐसा नहीं किया कि जो इंतजाम होने चाहिए दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। उनका मतलब यही है, शब्दों पे मत जाइए, मैं अर्थ बता रहा हूँ। अरे सुन लीजिए भाई, तो जल्दी बहुत मैं सुनने के लिए आया हूँ अत्रे जी, आपको भी तो अपनी बात सुनाने की पड़ी रहती है ना केवल। जी, आप सुनिए ध्यान। देखिए, 2 चीजें जो गौड़ साहब ने जिक्र किया, एक तो उन्होंने धान की फसल का और उससे जुड़ा हुआ पानी की समस्या के। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने भी इस बात का जिक्र किया कि सरकार धान की फसल से रोक रही है। हालांकि सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत के नाम से योजना लेके आए, जो ऐच्छिक थी,
और उसमें केवल ये बताया किसानों को कि साहब धान की वजह से पानी का जमीन के नीचे स्तर बहुत गिरता जा रहा है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पानी का स्तर जो है वो 30 मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया, 40 मीटर से नीचे चला गया। तो बेहतर है किसान डाइवर्सिफाई करे, लेकिन वो थोपा नहीं गया, वो ऐच्छिक था, वो किसान की इच्छा थी, जिसके लिए एक प्रोत्साहन राशि 7,000 रुपए के हिसाब से सरकार ने अनाउंस किया। अगर कोई किसान उसको अडॉप्ट करेगा तो उसको राशि मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पे जो गौड़ साहब यहाँ पे जिक्र किया बासमती का, देखिए ये वो सरकार है, हरियाणा सरकार ने 1509 एक ये धान की किस्म होती है जो लगभग बासमती जिसको माना जाता है, 1121 इन दोनों को भी एमएसपी पे खरीदेंगे। इस सरकार ने इस बात का प्रावधान पहली बार किया। हालांकि मैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता की बात पे ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी बातें जो है वो डिबेट टॉपिक से भी अलग थी और तर्क से भी अलग थी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने छूटते एक बात की कि साहब सरकार कर क्या रही है। हालांकि आपने अपने प्रोमो में ये स्पष्ट तौर पे बताया कि सरकार ने 24,705 मशीनें जो प्रोवाइड की हैं, आपने जिक्र किया। मैं 8,777 वो मशीनों का जिक्र भी करूंगा जो व्यक्तिगत तौर पे दी गई, 15,928 उन मशीनों का जिक्र भी करूंगा जो सीएससी के थ्रू दी गई। लेकिन कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात को सुना नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता और एनएलडी के प्रवक्ता मुझे ये कह रहे थे, अरे भाई को चुप कराओ बीच में से, उनको बीच में चुप कराओ, अपनी बारी में बोल लीजिएगा। अरे भाई अपनी बारी में बोल लीजिएगा, आपको वक्त मिलेगा मित्र। अरे भाई यहाँ पे कुछ करा लीजिए, इनको कहिए ऐसे यहाँ पे सबकी मंडी ना बनाइए, ऐसे बहस नहीं हो सकती। अरे भाई सुनिए, अरे सुनिए, डिबेट के बीच में वो डिस्टर्ब करता है जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। जब आपकी बारी आएगी आप खुल के बोलिएगा, जैसे पहले बोल रहे थे, आपको कोई रोकेगा नहीं। अरे सुनिए ना, अब सुनिए ना भाई, मैं आंकड़े दे रहा हूँ मित्र, आप सुन लीजिए। देखिए ऐसा है जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त मशीनों पे, अरे इनको चुप करवा दो यार, इनको कोई पहले डिबेट करना सीखे। जब कांग्रेस की सरकार थी ये समस्या तब भी थी, अरे भाई इनको चुप करवा दो यार, इनको पहले डिबेट करना सीख ले भाई। अरे भाई सब्जी मंडी मत बना, इनको सिखाओ यार। यतेंद्र आप इनको चुप करवाओ, बीच में ऐसे डिस्टर्ब करेंगे, डिबेट क्या होगी? सब्जी मंडी नहीं, आप सुनिए जरा। देखिए जब कांग्रेस, आनंद जी पहले बात सुन लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आनंद जी उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए ऐसा यतेंद्र, जब कांग्रेस की सरकार थी मशीनों के ऊपर सब्सिडी दी जाती थी मात्र 30%, और उसके ऊपर भी सवाल थे। हमने सब्सिडी कर दी 80%। हमने छोटे किसान मार्जिनल फार्मर के लिए निःशुल्क कर दिया। ये मुझसे अभी एक सवाल पूछ रहे थे कि साहब आप जो प्रोत्साहन राशि का जिक्र कर रहे हो आपने किसको क्या दिया? इनको कहिए नोट कर ले, मैं ये पिछले सीजन का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इस सीजन के आंकड़े अभी आने हैं। 3,538 किसानों को 1,62,00,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए थे। मित्रों को कहें वो एक बार नोट करें। दूसरी बात मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, पंजाब में, देखिए मैं हरियाणा का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हरियाणा में हमारी सरकार है, यहाँ पे ये लोग विपक्ष में है। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार रहते हुए कांग्रेस के एक एजेंसी ने सर्वे किया पंजाब का, और उस सर्वे के अंदर एजेंसी ये कहती है कि पंजाब के अंदर प्राणी जलाने के मामलों में 4 गुना वृद्धि हुई, 4 टाइम इंक्रीज। और वही एजेंसी सर्वे ये करके ये कहती है कि हरियाणा में 62% सर्वे आपकी कंपनी ने किया बीजेपी की। और लिख लीजिए, अब सुन लीजिए, बीजेपी की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली जिसको सफर कहा जाता है, जिसका नाम शॉर्ट में सफर का है, उस एजेंसी का सर्वे है। पंजाब में 4 गुना वृद्धि होती है, हरियाणा में 62% की कमी आती है। इसलिए मैंने पंजाब का एग्जाम्पल दिया। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि हरियाणा सरकार सीएससी के थ्रू, कस्टम हायरिंग सेंटर्स के थ्रू किसानों को मशीन प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि समस्या किसानों की समय की थी, जिसका जिक्र अभी जो हमारे एक्सपर्ट है वो भी कर रहे थे, क्योंकि टाइम एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से किसान को ये कदम उठाना पड़ता है। सरकार ने इस चीज को समझा और इसीलिए जो निःशुल्क है मशीन प्रोवाइड कराना शुरू किया, सब्सिडी पे मशीन प्रोवाइड करवाना शुरू किया, ग्राम पंचायतों के जरिए मशीन प्रोवाइड। अत्रे साहब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि किसानों के खिलाफ तो एफआईआर हो रही है, आपने तमाम आंकड़े तो गिना दिए, क्या जो प्रदूषण रोकने के लिए जो जिम्मेदार हैं, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, ऐसे प्राधिकरण, ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी, ऐसे कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई? आपकी जानकारी के लिए मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं यहाँ पे अधिकारी का लूंगा। कैथल में विभाग में कार्यरत थे एज ए डिप्टी डायरेक्टर, उनको सस्पेंड किया गया था कोताही बरतने के लिए। आपको मैं नाम इसलिए लेना चाहता कि टीवी पे नाम लेना अच्छी बात नहीं होती। नहीं, आप मुझे बस संख्या बता दीजिए, संख्या बता दीजिए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी केवल एक कैथल में ही हुआ, बाकी सभी जगह हरियाणा में सब ठीक है? कहीं पराली नहीं जलाई जा रही, कहीं पॉल्यूशन नहीं है?
जितेंद्र, मैं ये देखो, एक तो पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि प्रदूषण केवल पराली से होता है, ऐसा नहीं है। उससे भी राजनीतिक व्यवस्था निकाली गई खाली। हम तो समझने के लिए तैयार बैठे हैं, आप समझाइए तो सही। हाँ, ये जितेंद्र देखिए, हमें अकेला पराली एक कारण है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं तो सारे कारणों की बात कर रहा हूँ। मैंने गौड़ साहब से सवाल भी यही किया था, क्या केवल पराली को जिम्मेदार माना जाए? कारण तो बहुत सारे हैं। क्या आपने उन कारणों में जो विफल रहे, जो प्राधिकरण, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, कोई हर्जाना, कोई जुर्माना लगाया, किसी को जेल भेजा? अभी सुनिए, होगी आप, ये केंद्र मीडिया सेंटर है, आपके रिपोर्टर्स जो है फील्ड में रहते हैं। मेरे रिपोर्टर तो फील्ड में रहते हैं, इसी वजह से मैं तो तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। आपने आंकड़े तो बड़े जोर शोर से सुना दिए, लेकिन घटनाएं नहीं रुक रही हैं। जी केसरी साहब, क्या केवल अन्नदाता को जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या आपको लगता है कि केवल एक अधिकारी को सस्पेंड करने से काम हो जाएगा? ठीक है, मैं आऊंगा अत्रे साहब, पूरा मौका दिया मैंने आपको। जी केसरी जी। यतेंद्र जी देखिए, अभी अत्री साहब ने क्यों सब्जी मंडी बना रखी है, ये तो आपको भी नहीं बोलने दे रहे। जो गौड़ साहब ने बात कही, हालांकि वही बात मैं कह रहा था, ठीक है, मेरे साथी प्रवक्ता को बात समझ नहीं आई। ये मतलब उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि बंदर के हाथ में उस तरह आ गए हैं। सरकार चाहती तो है कि हम ये काम करें, लेकिन उनको उस चीज की नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, किसानों से संवाद नहीं सरकार का, और अपने डिसीजन उनके ऊपर थोपती है। और एक डिसीजन थोपती है तो उसके जो रिपरकशन है, उसके गलत प्रभाव दूसरा निकल कर आ जाता है। और तो उसका का सारा जो रिजल्ट है वो ये निकल के आता है कि भाई हम असली चीज तो नहीं पहुंच पा रहे, और समस्याएं खड़ी हो गई हैं। किसानों को आज सरकार से टकराव की स्थिति बन चुकी है। तो मेरा कहना यही था, और अभी जैसे अत्रे जी बड़े जोर से कह रहे थे कि मैं नोट करूं, उन्होंने बताया 3068 किसानों को प्रोत्साहन राशि दी है, वो भी पिछले सीजन की, इस सीजन की बात नहीं कर रहे हो, पिछले नहीं सीजन के तो वो कह रहे हैं कि आंकड़े आने बाकी हैं, जब प्रोसेस चल रहा है तो अभी तो कोई भी नहीं दे सकता। 3068 किसान हैं, वो टोटल प्रदेश से कितना प्रतिशत हुए, कितना फीसदी हुए? शायद 1% भी नहीं बना पाएंगे भाई। तो क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं? क्या इस प्रोत्साहन से पराली जलाना किसान रुकेंगे? आप ठीक है, पराली जरूर किसान जला रहे हैं, आपका सवाल यही था कि क्या किसानों को दोषी मानना जाए? तो लेकिन जो जिम्मेवार लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो पूरा प्रदेश चला रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं? क्या वो संवाद ना करे किसानों से? जैसे गौड़ साहब ने बहुत अच्छे से बताया, क्या उनको ये सिंपल बातें नहीं, गौड़ साहब जैसे विशेषज्ञों को उनको वहां पर बिठाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या इसका समाधान हो सकता है? छोटा किसान हो गया, उसके पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो बड़ा सुपर सीडर खरीदे, बड़े ट्रैक्टर खरीदे, या क्या करे? उसको तो बेचारे की अपनी फसल दूसरी लेनी है, कम लैंड होल्डिंग है उसके पास। तो उन किसानों लेकिन सरकार, अत्रे साहब तो कह रहे हैं सरकार ने हजारों यंत्र, हजारों मशीनें बांटी हैं। देखिए ऐसा है सर, बड़ा सिंपल सा चीज है, अगर बांटी है तो किसानों ने क्या वो आगे बेच दी, या फील्ड में देने के लिए खड़ी कर रहे हैं? वो कहाँ पे काम कर रही है? कैसे खरीदे? अरे हम बता रहे हैं, हम निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे निःशुल्क कराने तो खरीदने का सवाल कहाँ से आ गया? मतलब कैसे कर रहे हो भाई? आप आगे बेच रहे हैं, आपके पास तर्क नहीं है तो मत आए वो चर्चा में। तो आप ये आंकड़ा बता दीजिए, हम बता रहे हैं मशीनों की संख्या दे रहे हैं, किसान को आपने निःशुल्क दी और उसने बात कर रहे हैं किया। आप हम आपसे बेहतर जानते हैं किसानों को, इसीलिए हमने निःशुल्क प्रोवाइड करना शुरू किया। क्यों नहीं कर रहे इस्तेमाल? जो अपनी अगर आपने निःशुल्क दे दी है तो सब्सिडी देना शुरू किया। ठीक है गौड़ साहब मुझे इतना बताइए, किसानों के ऊपर तो चर्चा हमेशा होती है, पराली को हमेशा जिम्मेदार ठहराया जाता है। मेरा जो सवाल अत्रे साहब से था वही मेरा आपसे है, क्या ऐसे प्राधिकरण, जो अथॉरिटीज हैं, जो अधिकारी हैं, क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि केवल पराली नहीं, ट्रैफिक भी है, उद्योग की जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियां हैं वो भी हैं, धूल है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ये भी तो एक बड़े कारण है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। ऐसा है कि जैसे कि अत्री जी ने कहा था, ये जो आदेश दिया गया एनजीटी ने, स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया गया, और अत्री जी ने अभी कहा एक डिप्टी डायरेक्टर पे हुआ, मुझे उस पर डाउट है, क्योंकि जो मैं जानता हूँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कोई डिप्टी डायरेक्टर नहीं होता, रीजनल ऑफिसर साइंटिस्ट ग्रेड 1, साइंटिस्ट ग्रेड 2, साइंटिस्ट ग्रेड 3 होते हैं। एनीवे नहीं, मैं बात बता दी, मैंने चलिए, हो सकता है टेक्निकल वो चीजें होती हैं, उसमें ना जाकर मेरा केवल इतना सवाल है, क्या ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को जेल भेजा गया कभी, जो इतनी हजारों लोगों की मौत का कारण बनती है पोल्यूशन की वजह से? जहाँ तक पोल्यूशन का है, इसको रोकने का जो काम है वो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है जी, ठीक है जी। तो दूसरी बात, एक बड़े ध्यान से जो मैंने पहले बात करी थी उसको डिफरेंट एंगल से लो जी। अगर सरकार कोई ऐसा कर दे, कम पानी वाली किस्त को यहाँ लगाओ, उसको यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, अलग अलग समय पे लगे और अलग अलग समय पे वो कटे, और थोड़ी बहुत पराली जल भी जाए तो अलग अलग समय पे कटे।
मतलब के 20, 25, 30 दिन के ऊपर। अब क्या है कि 15 दिन में सारी जलती है, इसलिए प्रदूषण होता है। वो 40 से 45 दिन का जो टर्न होता है उसी में सारा जल जाता है। हाँ जी। और अब क्या है कि दूसरी बात, जो हमारा एनसीआर का रीजन है दिल्ली, और जिसमें एनसीआर के क्षेत्र आते हैं, उसमें जो भी प्रदूषण होता है एवरेज 10 से 12% और मैक्सिमम 22% पराली का है जी। 80% हमारा अपना और चीजों का है, उस पर हम डिस्कस ही नहीं करते। किसान के ऊपर सारा कुछ कर दिया जाता है। अब एक चीज जो कभी किसी ने डिस्कस नहीं करी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो हम जनरेटर पे हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे बात करते हैं, डीजल चलता है। अब मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताता हूं कि एक गाड़ी जो 1000 किलोमीटर चलती है, 1000 किलोमीटर चलने में उसका एक टायर का 500 से 800 ग्राम वजन कम हो जाता है। कम से कम 4 और ट्रक और बस 10 और 15 और 12 टप्पे चलती है, जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक एंड रबड़ पोल्यूट कहते हैं। जो हमारा ग्राउंड, जो इस समय का टेम्परेचर ऐसा होता है, दिन में ज्यादा और सुबह शाम में ज्यादा होता है, ये उठता है और ये हवा में स्टेबल हो जाता है। एक हम बोलते हैं वेंटिलेशन स्पीड, वो 6000 से कम होएगी और स्पीड 10 किलोमीटर से कम होएगी, तो ये सारा ऊपर जमा रहता है, ऊपर जाके ये खत्म नहीं होता जब तक हवा तेज ना चले, वो पोल्यूशन आता है। 80% पोल्यूशन इंडस्ट्री की वजह से और क्या नाम, ये जो ट्रैफिक की वजह से, गाड़ियों की वजह से, जनरेटर की बात सुनो, धूल और कचरे की वजह से। हाँ, जिस तरह हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पिछले 15-20 साल से कर रहा है, अब से नहीं, पुरानी सरकार ने भी किया, हमने भी किया। हम यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5 नॉर्म लगाते ताकि प्रदूषण कम हो। सीएनजी पे लगा दिया, बसें भी चला दी। केजरीवाल जी का मैं करूंगा, उन्होंने इथेनॉल वाली बसें भी कल करी हैं, इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं। अब दूसरे जो पोल्यूटेंट हैं, जैसे कि डीजल सेट, जनरेटर हैं डीजल सेट के, उसके अंदर वो जो NTA 855 का एक इंजन लग रहा है कुमिंस का, वो 2008 से वही लग रहा है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं, उसके ऊपर कोई लाई लागू नहीं होते हमारे पोल्यूशन कंट्रोल के, तो ना उनकी बात करती। सिर्फ साउंड के ऊपर जरूर कोई काम किया, साउंड वाले वो चैम्बर लग गए हैं काफी जगह, तो जनरेटर है। अच्छा, जिस जगह पर मैंने पिछली दफा भी ये बात करी थी, जिस जगह पर एनसीआर ने किसानों को अब अत्रिजीने का इतना हमने दे दिया, वो कर दिया, बड़ी अच्छी बात करी है। मैं ये कह रहा हूँ एनसीआर के अंदर सरकार कोई भी हो, प्रॉब्लम है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है कि हम बॉम्बे की तरह लगातार बिजली की सप्लाई कर सके। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, रोजाना बिजली जाती है, गुड़गामा में रोजाना जाती है, मैं जानता हूँ, नोएडा में जाती है, चाहे आधा घंटा जाए, हमें जनरेटर चलाने पड़ते हैं। विशेष करके जो मल्टी स्टोरीज हैं, 24 मंजिल, 50 मंजिल, 40 मंजिल है, कोई आदमी फंस गया, बीमार है, कोई मेडिकल इमरजेंसी, मर जाएगा, तो जनरेटर चलाने पड़ते हैं। अब जिन जगह पर हम नीचे अब लाइन बिछ चुकी है, चाहे अडानी की बिछी है, चाहे इंद्रप्रस्थ गैस की बिछी है, सीएनजी की, वहां पर सेपरेट पीएनजी लाइन डाल के ये जनरेटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पीएनजी के ऊपर, प्रदूषण 70% कम हो जाएगा। अब उसमें क्या है कि हमारी लेकिन सरकारें करती कहाँ हैं आनंद जी, हरियाणा की तरह पंजाब पर भी आरोप है, जहाँ पर आपकी सरकार है, कि वो सरकार भी ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप कर रही है, लेकिन पोल्यूशन को लेकर कुछ नहीं कर रही आपकी पार्टी की सरकार। मैंने ये कहा, मैं आऊंगा, गौड साहब आऊंगा, मैं आनंद जी से बात कर रहा हूँ, आपके पास आऊंगा जी। वहां पर किसानों के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो रही है क्या जी? ये केवल भाजपा सरकार है जो किसानों पे एफआईआर लॉन्च हो रही है। पिछले 10 सालों में हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहां तो इंडस्ट्री वालों के खिलाफ भी नहीं हो रही, वहाँ जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको खुली छूट दी जा रही है, एफआईआर माफ कर दी थी जी। अगर जो कोई किसान अगर कर्ज नहीं भर सके तो उसकी एफआईआर नहीं होगी, कुर्की नहीं होगी जी, उसकी गिरफ्तारी पे कंट्रोल कर दिया था। और केवल बीजेपी सरकार गिरफ्तारी और एफआईआर के ब्याह पर एक दबाव बनाकर केवल किसान को दोषी ठहराकर यह कार्य करना चाहती है। एक दूसरी तरफ अगर आप देखें, बीजेपी सरकार तो यहां तक कहती है एक ट्रैक्टर के साथ अगर उसी की ट्राली दूसरी ट्राली लगा दी तो उसके खिलाफ यह एफआईआर होगी। मतलब इस प्रकार के ये नए नए कानून जो बीजेपी सरकार केवल जनता को तंग करने के लिए, धरती पुत्र को तंग करने के लिए जो बना रही है, और एक दूसरी तरफ ये बात कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अब अरे किसानों की आय दोगुनी आप कैसे करेंगे? खाद पर आपने 5% सब्सिडी लगा दी, रेट में आओ बढ़ोतरी करके और उसका वजन कम कर दिया, डीजल के रेट अनाप शनाप हो रहे हैं, खेती उपकरणों पर आपने 18% जो है जीएसटी लगा दी, और दूसरी तरफ किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। और तो आपकी सरकार के समय में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी जो पॉल्यूशन फैलाने के लिए जिम्मेदार थे? बयानी साहब, क्या आपकी सरकार में ऐसी कार्रवाइयां हुई थी अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे गैर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ?
मैं कहता हूं पहले मेरी बात पूरी हो जाए। मैं आपकी बात ही कर रहा हूं, क्योंकि मुद्दे की भी बात हो रही है ना जी। जो आप जो 80% सब्सिडी की बात कर रहे हैं, ये 80% सब्सिडी कौन लेगा? छोटा किसान लेगा जी। ये वो बड़े किसान लेंगे, ये वो पूंजीपति लेंगे जिनको आप देना चाहते हैं। एक्चुअल में छोटे किसान को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। छोटा किसान आज भी उसी स्थिति में खड़ा है। जैसा आपकी सरकार ने छोड़ा था। किसान वो मशीनें खरीद सकता है जी। इस बात का आप जवाब दे दें। और कितने लोगों को आपने नहीं, मशीनें तो बता रहे हैं ना, बीजेपी की तरफ से अत्रे साहब बता रहे हैं कि मशीनें फ्री में दी जा रही हैं। आपने पराली से बिजली पैदा करने की बात की थी। पिछले 6 वर्षों के अंदर आप एक प्रोजेक्ट मेरे को गिना दे जो बिजली पैदा करने की बात की हो, या आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया हो। एक तो लोग आए थे, वो आपके भ्रष्टाचार के शिकार हो गए, क्योंकि आपको केवल भ्रष्टाचार करने से फुर्सत मिलेगा। ठीक है, कभी तो शराब घोटाला हो रहा है, कभी होमगार्ड घोटाला। ठीक है बयानी साहब, सवाल भी सुन लो, केवल भाषण की तरह बोलते जा रहे हैं। कभी जीएसटी वगैरह जाग का घोटाला। ठीक है अत्रे जी बहुत सारे आरोप लगे हैं आप पर जी। ठीक है बयानी जी, सोचना का समय नहीं है। आरोप देखिए जितेंद्र, जहां तक आरोप की बात है, मुझे लगता है कि दर्शक भी सुन रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता आधारहीन तर्कहीन आरोप लगा रहे हैं, सबके जवाब देता हूं। देखिए, मैंने डिबेट में 3 बार ये बात को रिपीट किया, आपने भी रिपीट किया कि हरियाणा सरकार छोटे और मार्जिनल फार्मर को निःशुल्क मशीनें प्रोवाइड कर रही है सीएससी के थ्रू। जो किसान अपनी मशीन खरीदना चाहता है उसको सब्सिडी 50 to 80%। ये मैंने आपने भी किया, लेकिन फिर ये बात कहां से खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, क्यों खरीदेगा भाई? क्या जरूरत है उसको खरीदने की? दूसरी बात, अरे इनको यार एक तो इनको समझाओ यार, के बीच में ना बोले। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था जितेंद्र के हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन जब योजना शुरू की, इस साल 1304 करोड़ रुपए का प्रावधान किया इस योजना के अंतर्गत के किसान को सुविधा मिले, पराली जलाने की जरूरत किसान को ना पड़े। अब यहाँ पे जिक्र किया कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि साहब आप किसान की आय दुगनी करने की बात करते हो, आपने क्या किया? देखिए, मैं एक एक करके गिनवाना शुरू करूंगा, मित्र को अगर ना पता हो तो नोट करें। ये वो सरकार है जिसने सर आय की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात, क्योंकि ये बड़ी बहस पॉल्यूशन को लेकर है। जिम्मेदार कौन है? क्या अन्नदाता ही जिम्मेदार है? मैं आय पर जा ही नहीं रहा हूं, मैं पॉल्यूशन पे जा रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। वो बाद में डिबेट कर लेंगे उस विषय पर। फिर जब कांग्रेस के प्रवक्ता उलझन कर रहे थे तो आपने रोका क्यों नहीं इनको? नहीं, मैंने तो रोका ना, तभी तो आपको मौका दिया। रोकना चाहिए, मैंने बिल्कुल रोका, आप ये नहीं कह सकते हो। आप शायद इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं अत्रे साहब, इस मुद्दे पर रहिए। बयानी जी इसी मुद्दे पर रहिए, ठीक है? केवल इस मुद्दे, बयानी जी केवल इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप कीजिए जी। देखिए, ऐसा है जितेंद्र, मैं आपकी बात को मान के दोबारा चर्चा के बीच में आता हूं, लेकिन एक बात कह के फिर चर्चा के बीच में आऊंगा कि कांग्रेस को हक नहीं है किसानों की बात भी करने का। लगातार किसान को लूटा, 70,000 एकड़ जमीन हरियाणा में लूट के खा गए किसान की। अब आगे मैं बात करता हूं। देखिए, मैंने बात कही है, सुनिए, ये वो सरकार है किसान सम्मान निधि के नाम से योजना लेके आई, किसान मार्केट के नाम से योजना लेके आई, आवश्यक भरपाई के नाम से योजना लेके आई। आप क्या मुकाबला करोगे? आपने तो सिवाय लूट के किए कुछ नहीं किसानों के साथ। आपने सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 2 के नोटिस दिखा के जमीन लूट के किसानों की जमीन दे दी। ऐसा कौन सा काम किया जो किसानों के हित में आपने किया? योजना बताइए जो आपने किसानों के हित में की। आप लगातार किसानों को लूटते रहे, आप किसान हितैषी होने का ढोंग करते रहे, किसान को भावनात्मक रूप से लूटा, आपने आर्थिक रूप से लूटा। इस तरह से तो चर्चा ही नहीं होगी। हम आम आदमी देखेगा तो क्या कहेगा कि इतने गंभीर मुद्दे को भी आप इतने हल्के में ले रहे हो। आप दोनों लोग, मिलना चाहिए लोगों को, मौका नहीं मिलना चाहिए लोगों को लगातार की बात। अब मैं जितेंद्र आपकी बात पे आता हूं। देखिए, सरकार लगातार प्रयासरत है। अभी जैसे गौड़ साहब ने भी जिक्र किया, गौड़ साहब ने पॉल्यूशन के दूसरे जो कारण है उनके बारे में जिक्र किया। देखिए, मैं इस बात को बड़े स्पष्ट तौर पे कहूंगा, क्योंकि गौड़ साहब बहुत बेहतर जानते हैं, एक्सपर्ट है, उनको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वायु प्रदूषण के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। 1991 के अंदर पहली बार देश के अंदर वायु प्रदूषण के ऊपर कानून बना, और वो भी स्टॉकहोम के अंदर स्वीडन में। जब कॉन्फ्रेंस में वायु प्रदूषण के ऊपर जिक्र हुआ, चिंता हुई, तब देश के अंदर उसके ऊपर चर्चा होनी शुरू हुई, क्योंकि बहुत बड़े फैक्टर से देश जो है आगे बढ़ रहा था। और मैं इस बात से किसी तरह से इनकार भी नहीं करूंगा कि देश का पुरुषार्थ, देश का पौरुष देश को आगे लेके जा रहा था। और एक मेजर फैक्टर जो है वो है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, और वो जरूरत भी थी।
लेकिन उस शहरीकरण अर्बनाइजेशन की वजह से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुई हैं वो भी एक फैक्टर बना है कि इस तरह के पॉल्यूशन की समस्या आई। लेकिन जनरेटर की बात जो आपने गौड़ साहब कही है, मानता हूं, इस बात को बिल्कुल मानता हूं, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि प्रदेश में भी और देश में भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के तहत आप जनरेटर लगाने की हक रखते हो जब आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनओसी देता है, जिससे उस पॉल्यूशन की मात्रा को चेक किया जाता है कि आउटफ्लो पोल्यूशन क्या है, पीएम के कितना परसेंट है, उन सब नॉर्म्स का पालन होता है। और जहां पे नॉर्म्स का पालन नहीं होता वहां पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी कार्रवाई करता है, वहां पे फाइन लगाता है, जुर्माना लगाता है, और उससे बेहतर कोई कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है वो भी होता है। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा गौड़ साहब कि कहीं ना कहीं ऐसे मामले भी हैं जहां पे इन नॉर्म्स की अनदेखी की जाती है, और बहुत से अधिकारी ऐसे भी होंगे क्योंकि सिस्टम के अंदर बहुत से अधिकारी ऐसे या कर्मचारी ऐसे होते हैं जो चीजों को इग्नोर करते हैं, जिस वजह से ऐसी समस्या यही तो सवाल है अत्रे साहब, आप मान भी रहे हो कि ऐसे बहुत से अधिकारी हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। एक दो काली भेड़ें हर जगह होती हैं, उन काली भेड़ों का सुधार लगातार हो रहा है। ये वो सरकार है जिन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जिस हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का बोलबाला होता था। केसरी जी एक IIT कानपुर की स्टडी आई थी, उसमें ये बताया गया था कि धूल से 56% जो पोल्यूशन होता है, वहीं PM 2.5 में 20% वाहनों से होता है। तो क्या आपको लगता है कि वाहनों को लेकर या ट्रैफिक को लेकर या जो इंडस्ट्रीज का जो धुआं है उनसे, या जो कंस्ट्रक्शन का जो धुआं है या धूल मिट्टी डस्ट है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हरियाणा में होती हुई दिखाई दे रही है? जी यतेंद्र जी, बहुत गंभीर सवाल और किसानों पर FIR तो दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए मैं इसको ना बड़े संक्षेप में आपको ये बताना चाहूंगा। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां की एक मजबूरियां होती हैं। पूंजीपति आपको पता है 1990 के बाद भारत के अंदर पूंजीपतियां ही सरकार चलाते हैं। यही अंबानी अडानी, जब कांग्रेस की सरकार होगी वही उसको मेन चलाने वाले हैं। तो सरकार का ध्यान केवल केंद्र की सरकार का उनको कुछ करने पे लगा। देखिए आपने जो मुद्दे उठाया कि कंस्ट्रक्शन के थ्रू पॉल्यूशन है, टायर्स की है, ऑटोमोबाइल्स का पॉल्यूशन है, अगर सरकार उनको बंद करने लग जाए तो पूंजीपति नाराज हो जाएंगे। तो सरकार देखो पॉल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है, हरियाणा प्रदेश NCR में पॉल्यूशन होता है, लेकिन सरकार को फिर एक सिलेक्टेड टारगेट बनाना होता है। अब वो सिलेक्टेड टारगेट क्या है? बड़े सॉफ्ट टारगेट है, हरियाणा पंजाब, और इसका भी कौन जो सबसे दबा कुचला आदमी? किसान। क्योंकि इनकी यहाँ पर जो आवाज है, हरियाणा के 10 सांसद, पंजाब के 13, 26 सांसदों का कोई बहुत बड़ा वहां पर हल्ला नहीं होगा। तो इसलिए सिलेक्टेड टारगेट्स हैं। नहीं ऐसा नहीं है 5 सांसद भी हो, 2 सांसद भी हो, अगर उन्हें हंगामा करना है और गंभीरता के साथ अपनी बात रखनी तो वो भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हंगामा अलग बात है। आपने देखा हंगामा तो अब कृषि बिलों पे भी किया, लेकिन बिल पास हुए। इस तरह से तो हरियाणा पंजाब की ताकत को कम मत बताइए केसरी साहब, बहुत ताकत है दोनों प्रदेशों में। मैं कम नहीं बता रहा हूँ जी, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि ये लोगों का जो केंद्रीय पार्टियों का जो केवल बदनाम करने का तरीका होता है, वो सिलेक्टेड उन लोगों को होता है कि भाई किसानों को बदनाम करें। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, तो वो क्यों नहीं वो बात उठाती? अगर वो बात उठाएंगी तो वो कंपनी वाले उनसे नाराज हो जाएंगे, वो पूंजीपति उनसे नाराज हो जाएंगे और उनको चंदा नहीं देंगे। ये कारण है जो आप बार बार कह रहे हैं कि भाई क्यों वो दूसरे को टारगेट नहीं बनाते, केवल किसान को टारगेट करते हैं। और जैसा कि अत्रे साहब कह रहे हैं, निःशुल्क मशीनें बांट रहे हैं। आप केवल यतेंद्र जी ये पूछिए कि वो मशीनें निःशुल्क जो बटी है, निःशुल्क का मतलब फ्री, जो बटी है वो कहां पर खड़ी हुई है? हरियाणा के अंदर किसानों ने अपने घर में खड़ी कर दी। अपनी बेटी को दहेज में देनी है क्या वो मशीनें जो उसको यूज नहीं कर रहे? बताइए अत्रे साहब, कहाँ गई वो सारी मशीनें जो आप हजारों की संख्या में बता रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें सामने है, पराली फिर भी जल रही है, और एक नहीं कई जगहों पर। ठीक है केसरी जी, आंकड़े दिए जा चुके हैं, नंबर ऑफ मशीन बताई जा चुकी है, आप अपने प्रोमो में बता चुके हैं, फिर ये कहते हैं जी कहाँ खड़ी है। अरे साहब आप ग्राम पंचायत में जाइए, CSC में जाइए, जिनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हुई है, एक जगह आप रिकॉर्ड ले लीजिए। लेकिन आपको इसलिए नजर नहीं आएंगी मित्र, क्योंकि आपको किसान से कोई लेना देना नहीं है। आप केवल किसान के नाम पे राजनीति करते हो। आप मुझे ये बताइए, जब भी आपको सत्ता में आने का मौका मिला, कोई ऐसे काम बताइए जिसने केवल किसान के नाम पे राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। आप किसान के लिए काम में आइए, बड़ौदा की जनता आपको ढूंढ रही है, वो हमने करके दिखाया है। आप अगर रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको पता लगेगा हम वो लोग हैं। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब कोविड आया यतेंद्र,
कोविड जिस वक्त आया, महामारी पूरे विश्व में आई, तो ये हरियाणा सरकार थी जिसने बाकायदा इस बात की चिंता हुए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना चलाई। कोविड की वजह से भी 10 लाख का बीमा कर दिया किसान का, मजदूर का। ये वो सरकार है। ये लोग तो केवल यहाँ पे बैठे हैं, एक लाइन रख देते हैं कि साहब मशीनें काटते हैं, कोविड लेकर कौन आया? और हम बार बार आंकड़े देके कोविड लेकर कौन आया? मोदी जी लेकर आए। आप एक बार देख लीजिए, अपने तो ट्रंप को खुश करने के लिए उसमें लग रहे, कोविड की तरफ जाने नहीं दिया उन्होंने। आलोचना ये धरातल पे तथ्य के आधार से हो बेहतर है। आप आलोचना कीजिए, तथ्यात्मक कीजिए, जिससे हमें पता लगे। अगर ठीक है गौड़ साहब अभी एक आलोचना करते हैं। हाँ गौड़ साहब अभी एक मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की, कैबिनेट मिनिस्टर भी उसमें मौजूद थे कि डोर टू डोर जो कचरा कलेक्शन की योजना है उस पर उन्होंने बल देने की बात की है। गांव-गांव में प्रोजेक्ट लगाने की जो संभावना है इस पूरी व्यवस्था, पूरी समस्या से जूझने के लिए, उसका हल निकालने के लिए, वो उन्होंने उसमें मंजूरी दी है एक सब कमेटी की बैठक में। तो क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा हो गया, जो क्लस्टर में प्लांट स्थापित होंगे, जो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है, तो उससे कुछ इस समस्या का हल होगा? शर्मा जी, मैं राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता था जी। मैं हरियाणा में 1990 से रह रहा हूँ जी, और 90 से आज 30 साल हो गए हैं। मैंने चौटाला साहब की सरकार भी देखी, भजन लाल जी की भी देखी, खट्टर साहब की भी देखी। 1990 से तो आपने बहुत कुछ देख लिया। हुड्डा जी की भी देखी जी। मैंने देखी सरकार। अब सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ, पार्टियों के नुमाइंदे बैठे हैं, सब बैठे हैं, सब पार्टियां, आज की पार्टियां जो पिछले 40 साल से हमारा चरित्र बन गया, 30 साल से हम सोचते हैं सिर्फ अगले इलेक्शन की। प्रदूषण बहुत सीरियस मुद्दा है। अगली जनरेशन को हमारे क्या होगा, उनको पीने का पानी मिलेगा, साफ हवा मिलेगी, नहीं, वो नहीं सोचते। हम सिर्फ ये सोचते हैं हमारी पार्टियां कि अगले इलेक्शन में कैसे हमें वोट मिलेगी। अब मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं आपको जी। जब श्रीमान नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी ने वोरा कमेटी बनाई थी, जो बाद में गवर्नर बने J&K के। जी बिल्कुल। पब्लिक अकाउंट में लोगों को, सरकारी अफसरों को काम कैसे करने दिया जाए, ये ठीक काम करें, गड़बड़ ना करें। कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने 6 महीने की जगह 1.5 साल लिया। बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन थी उनकी। एक पहली रिकमेंडेशन थी जो मेन थी, जो किसी सरकार ने नहीं मानी, ना कांग्रेस ने, ना बीजेपी, ना के हर डिपार्टमेंट का, हर डिस्ट्रिक्ट में एक की ऑफिशियल आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे पुलिस का की ऑफिशियल SHO है, SHO ही FIR लॉन्च करेगा, कमिश्नर भी नहीं कर सकता, उसी को करेगा। इसी तरह हर डिपार्टमेंट में कहीं सुपरिटेंडेंट है, कहीं इंस्पेक्टर है, कहीं है। की ऑफिसर जो है 3 साल तक उसकी बदली नहीं कर सकता, ना चीफ मिनिस्टर, ना MLA, ना मंत्री। और 3 साल बाद वो अपनी रिपोर्ट खुद लिखेगा कि मैं 3 साल पहले था तो स्थिति ये थी जिले की, 3 साल के बाद अब ये हो गई है। उसके बेस के ऊपर उसकी इंक्रीमेंट वगैरह वगैरह करेगी। जब ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी नरसिम्हा राव जी ने, आप हैरान हो जाओगे, कांग्रेस, बीजेपी, ADM, JDU, चौटाला पार्टी सब कहते जी सवाल ही नहीं, हम एक इंस्पेक्टर को बदली नहीं कर सकते, ये क्या है। तो जब तक ये नहीं आएगा, जब तक हमारे, मैं देखो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाता रहता हूँ, फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर बात करता हूँ, हाँ जी करेंगे, बाद में कहते हैं साहब आपको पता तो है, अब नाम नहीं लेता, जैसे अत्री जी ने कहा, पुराने MP का फोन आ गया, पुराने मंत्री। ठीक है गौड़ साहब, समय खत्म हो रहा है, समय नहीं है हमारे पास जी। जरूरी बात बताता हूँ, एक दिन मैं मीटिंग में बैठा हुआ, कह रहे गौड़ साहब कल मीटिंग करेंगे। मैं क्यों? कह रहे हमारे केंद्रीय मंत्री का फोन आ गया, उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ तक है, जब तक हमारे राजनेता अगली जनरेशन की नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप सभी लोग इस बड़ी बहस में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। तो जो अन्नदाता की जो समस्या है कि पराली के कारण प्रदूषण फैल रहा है, हर कोई सॉफ्ट टारगेट लेकर चलता है, किसानों को टारगेट तो बना देता है, उनके ऊपर आरोप तो लगा देता है, लेकिन जरूरत है कि उनकी समस्याओं को समझने की। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से दावा यही है कि हजारों की संख्या में मशीनें उनको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो भी निःशुल्क, लेकिन फिर भी हकीकत यह है कि पराली अभी तक जल रही है, और एक जगह नहीं, कई जगह जलने की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि जमीनी हकीकत क्या है, किसानों की समस्या क्या है, उनको समझकर ही सरकार अगले कदम उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी बहस से जुड़ने के लिए।